यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन जी 13 में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट भी किया था कि लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के सवाल आपको जी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक नजर आप डालिए जरा, देखिए आज मैं लैंग्वेज और लिटरेचर के मिसलेनियस क्वेश्चन को लाया हूं और ये क्वेश्चन जी कहीं से, किसी किताब से या अन्य जगह से नहीं लाए गए हैं, ये बिल्कुल अलग बेस पर तैयार किए गए हैं और खासकर यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2021 की जो परीक्षा संपन्न हो चुकी है उसको पैटर्न मानकर जी इन प्रश्नों को बनाया गया है। ये रूल बेस्ड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चन मिसलेनियस है ना, आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी को परखिए भी और सीखिए भी, ठीक है ना। और डेफिनेटली ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और उत्तर आप लोग, आंसर जो है वो आप लोग लिखते भी रहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए बिना देर दार के हुए नजर डाल लीजिए। मैं आप लोगों को शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं, पढ़िए और बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब आप इस तरह के प्रश्न 2016 का जो पेपर हुआ है उस पर नजर डाल लीजिए जी। रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर 2021 पे भी आप नजर डाल लीजिए। डेफिनेटली अगर पेपर थोड़ा सा भी अलग तरीके से सेट होता है तो कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, रूल बेस्ड क्वेश्चन भी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। पढ़िए और समझिए, बहुत ही आसान भी है, ठीक है ना। आगे बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इज द वे, अब यहां पे आपको फिल करना है जी। ओके, इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन नॉट नेसेसरली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब हम वक्ता के शब्द को एग्जैक्ट ना व्यक्त करके उसमें जी थोड़ा फेर बदल करके, चेंज करके उसको हम व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पढ़िए और समझिए। is the way in which you convey what someone said to another person not necessarily using the exact words of the speaker। जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को ना कन्वे करके उसमें फेर बदल करके व्यक्त करते हैं तो क्या होता है। प्रश्न मैंने खोल दिया आप लोगों के लिए। अब बताइए, क्या डायरेक्ट स्पीच होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि एक्टिव वॉइस होता है कि पैसिव वॉइस होता है, ठीक है ना। ओके, जब हम एग्जैक्ट नहीं व्यक्त करते हैं तो नो डाउट वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में तो एग्जैक्ट वर्ड्स को व्यक्त करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उसमें हम जी फेर बदल करके व्यक्त करते हैं, उसमें कुछ अलग तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ओके, एक्टिव वॉइस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इनडायरेक्ट स्पीच। इसको ज्यादा मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये आप लोगों को पढ़ाए गए हैं जी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। चलिए बताइए, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विच शो, जो दिखाती है द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड, इट इज कॉल्ड। ओके, बताइए इसमें क्या होगा। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जब वर्ब की कोई भी रूप जो है यह दिखाता है कि कार्य, एक्शन किस समय हुआ, तो इस चीज को, यह किसकी डेफिनेशन है जी, टेंस, वर्ब, सेंटेंस, एडवर्ब। तो एडवर्ब तो बिल्कुल नहीं है, अब मैं ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सेंटेंस भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, टेंस है। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो एक बार आप टेंस की डेफिनेशन पढ़िए और समझिए, ठीक है ना जी, समझ में आ जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए, अब आपका ये लिटरेचर का क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बताइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको ABCD में जी एक इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए और समझिए। विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च। इसको दिमाग में बिठाते चलिए, विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज किया गया था। ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ठीक है ना। इसको जोड़िए अपने ज्ञान भंडार में। और किस दिन किया गया था, ऑन द 26 अप्रैल 1564। ये डेट याद रखनी है, 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज जन्म के तीसरे दिन जी किया जाता है ईसाई धर्म में। उसे चर्च में एक जी कोई जल वगैरह होता है, पता नहीं क्या होता है, उसमें उसको बच्चे को नहलाया जाता है, एक संस्कार होता है,
एक सेरेमनी होती है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ये, ओके। तो ये तो नहीं, इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। ये बिल्कुल बात सही कही गई है जी कि 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में जी बैप्टाइज किया गया था। सेकंड पढ़ते हैं, शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। अब आप हमें बताइएगा कमेंट में कि शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन किसने कहा, और एवन क्या है? एवन नदी का नाम है। और बार्ड क्यों कहा जी, ये सब बात आप कमेंट करके बताइएगा। और कौन कहा बार्ड ऑफ एवन, ये भी बात सही है, लेकिन आंसर सही नहीं है जी, ओके। इनकरेक्ट चूज करना है आपको। शेक्सपियरियन सॉनेट्स वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन 20th मई 1609। शेक्सपियर के सॉनेट्स को 20 मई 1609 को जी सामूहिक रूप से पब्लिश किया गया। क्लियर, ये बात तो सही है। बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा जी प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। क्या यह बात सही है? नहीं, बिल्कुल बात सही नहीं है। यहां तक तो बात सही है कि 20 मई 1609 को शेक्सपियर के सॉनेट्स को सामूहिक रूप से पब्लिश किया गया, लेकिन जो पब्लिशर हैं वो थॉमस थ्रॉप थे। कौन थे? थॉमस थ्रॉप। इसलिए आंसर सी इज करेक्ट, ओके। यही इनकरेक्ट है इस वाक्य में। दूसरा पढ़ते हैं, रोमियो एंड जूलियट, इसमें थॉमस थ्रॉप होगा जी, ओके, थॉमस थ्रॉप। अब ये सब सीखते रहिए, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जी, ठीक है ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को, कुछ आप कंफ्यूजन आपके जी दूर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, है ना। और इसी तरह की क्लास आप आगे भी लेते रहिए। थॉमस थ्रॉप। आगे कह रहे, रोमियो एंड जूलियट रिफ्लेक्ट्स द इंपैक्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय आर्थर ब्रूक। ये बिल्कुल बात सही है जी। रोमियो एंड जूलियट रिफ्लेक्ट करती है इंपैक्ट को ऑफ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय आर्थर ब्रूक, ठीक है ना। ये भी बात एकदम सही है जी। तो आंसर सी इज करेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न में मैं आप लोगों का प्रैक्टिस भी कराना चाहता हूं, तथा मैं प्रश्न को कुछ इस तरह सेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका ज्ञान वर्धन भी होता रहे, आपका जी नॉलेज भी बढ़ता रहे, ठीक है ना। ओके, कुछ नया चीज भी आप सीखते रहिए, दोहराते भी रहिए। हु डिवाइडेड शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इनटू 4 पीरियड्स। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को किसने 4 भागों में बांटा है, और उसका नाम क्या है? शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट नाम का एक वर्क है जी, जिसमें किसी लेखक ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा है। उसका नाम बताइए कौन है? विल्सन नाइट, डॉक्टर जॉनसन, एडवर्ड डाउडन, बेन जॉनसन। नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब कि एडवर्ड डाउडन का ही वर्क है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, और इन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में डिवाइड किया है। ओके, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। देखिए, आपको फिर आप फेस करने जा रहे हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन को, ठीक है ना। लैंग्वेज और लिटरेचर के आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, ठीक है ना। कहते हैं इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी। अब इसमें से कोई चीज है जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, दैट इंडिकेट्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, है ना। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो ये दिखाती है कि सेंटेंस में वाक्य को किस रूप में यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जी केस बनता है, आपने पढ़ा होगा पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ना कोई वर्ड। ओके, चलिए ध्यान देना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। सेंड इट टू देम। हियर अंडरलाइन वर्ड इज इन। इसमें कौन सा वर्ड है जी अंडरलाइन में कर रहा हूं? इसमें देम को कर दिया। चलिए बताना है आपको देम को। ओके, कहते हैं सेंड इट टू देम। हियर अंडरलाइन वर्ड इज इन। यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड ये देम है, ये किस केस में है जी? बताइए आप लोग। ओके, किस केस में है? तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। देखिए, ओकेटिव केस में तो बिल्कुल नहीं है। जेनेटिव केस तो पजेसिव केस होता है, ये भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जेनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, ओकेटिव केस क्या होता है, अगर नहीं पता तो उसको पढ़िए और समझ लीजिए जी, है ना। ओके, एक्यूजेटिव केस भी नहीं होगा, ये आपका डेटिव केस होगा, समझ गए ना। ओके, डेटिव केस होता है। ओके, सेंड इट टू देम। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए द 4th फोलियो ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज अपीयर्ड इन। शेक्सपियर का जो
फोर्थ एडिशन है जी वो कब आया था शेक्सपियर के प्लेस का, ओके बताना है आपको। देखिए 1623 में तो पहला था, ठीक है ना, ये बात आपको याद है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे। 1685 में शेक्सपियर के जो प्लेस के जो फोर्थ एडिशन आया था वो जी 1685 में आया था, 1685। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहते हैं अ माइनर करेक्टर कर्टिस, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ माइनर करेक्टर और किस नाम का, कर्टिस, अपीयर्स इन शेक्सपियर के, यहां पे देखिए जी, शेक्सपियर के किस नाटक में कर्टिस नाम का करेक्टर आता है जो कि माइनर करेक्टर होता है, ठीक है, ओके। किसमें, द टेमिंग ऑफ द श्रू में, द टेम्पेस्ट में, रोमियो एंड जूलियट में, मैकबेथ में। तो नो डाउट ये आता है आपका जी किसमें, द टेमिंग ऑफ द श्रू में, है ना। और ये कर्टिस एक बहुत ही फिल्दी रिमार्क के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, बड़ी ही अश्लील टिप्पणी करता है, और मैं उस अश्लील टिप्पणी को नहीं बताऊंगा, आप सर्च करिएगा और जानिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो एक कर्टिस एक बहुत, इसका कमेंट है द टेमिंग ऑफ द श्रू में, जो बड़ा ही ऑब्सीन कमेंट करता है, ठीक है, तो इसके लिए जाना जाता है, तो द टेमिंग ऑफ द श्रू में आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट एन एसे, कौन लिखा एक एसे को, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये ऐसे किसने लिखा है जी, बताइए। थॉमस डी क्विंसी ने, एसी बैर्डले ने, एसबी चार्ल्टन ने, वाल्टर पेटर ने। नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट, थॉमस डी क्विंसी का है जी ये, ओके, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बना है, कई बार पूछा गया है ये आप लोगों से, ठीक है। बिना देर के हुए फटाफट आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते रहते हैं, ताकि कम समय में मैं आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न जी करा सकूं, ठीक है ना। और आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर लगता है कि मुझको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जी, ठीक है ना, ओके। और लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए, थोड़ा बहुत हमें भी पता चले कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, क्लियर। बहुत बच्चे क्यों लाइक कर देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, लाइक कर देते हैं, वेरी नाइस, लेकिन उनको थोड़ा सा और कुछ लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, द फूल्स ऑफ शेक्सपियर किसका वर्क है, बताइए। टी.एस. इलियट का, एस.बी. चार्ल्टन, डॉक्टर जॉनसन, वाल्डे फ्रेडरिक का। तो ये है नो डाउट जी वाल्डे फ्रेडरिक का है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को जरा आप पढ़िए आराम से, ठीक है ना, ओके। कहते हैं पारुल ईट्स केक, ये है केक, कहते हैं पारुल केक खाती है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहे केक्स इज इन द जेनेटिव केस, ये केक्स जो इस वाक्य में है, क्या ये जेनेटिव केस में है, कि केक्स इज इन एक्यूजेटिव केस, की एक्यूजेटिव केस में है, केक्स इज इन वोकेटिव केस, केक्स इज इन पजेसिव केस। देखिए जी पजेसिव केस में तो बिल्कुल नहीं है, और जेनेटिव केस में नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ये बात आपको समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। फिलहाल मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, प्रैक्टिस बैच में ये सब जी पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, जब प्रैक्टिस का सेशन चल रहा हो कि उसमें व्याख्या करने लगूं, क्योंकि बच्चे और विद्यार्थी लोग बार बार ये शिकायत भी करते हैं कि वीडियो लॉन्ग ना होने पाए, ठीक है ना, ओके। तो जेनेटिव केस और पजेसिव केस दोनों एक ही चीज है, ये बात अपने दिमाग में रखिए। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस संबोधन के रूप में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा साहिल बिलीव माई वर्ड्स, साहिल, तो वहां कॉमा का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, साहिल बिलीव माई वर्ड्स। ये साहिल जो है वो वोकेटिव केस में संबोधन रूप में, ठीक है ना, जब उसको एड्रेस किया जा रहा है, एड्रेस फॉर्म में होता है, तो वोकेटिव केस में होता है, ये भी नहीं है। तो डेफिनेटली केक्स इज इन एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस ही जी ऑब्जेक्टिव केस होता है, याद रखने की जरूरत है आपको इन सब बातों की, ठीक है ना। और जब आप अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं, बिल्कुल कि आपकी एक सीट जी पक्की हो जाए, तो तैयारी जी चारों तरफ से करिए, ठीक है ना। कोई लिटरेचर को मजबूत कर लेने से लैंग्वेज के सारे चैप्टर, सारे सेक्शन को कवर कीजिए, पढ़िए भी, प्रैक्टिस भी करिए, बार बार और आप उसको दोहराइए भी, रिवीजन भी करिए, ठीक है ना, ओके। तभी आपकी एक सीट जी पक्की होने वाली है, क्योंकि आप कंपटीशन समझ रहे होंगे कि किस हद तक होने वाला है। डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, कह रहे शेक्सपियर और शेक्सपियर और डांटे ने जो है ये ड्रामेटिक वर्ड को जी बांट लिया, मॉडर्न वर्ड को बांट लिया, बिटवीन देम, अपने बीच में, इज नो थर्ड, और कोई तीसरा ही नहीं है। मतलब डांटे ने और शेक्सपियर ने
ये जो मॉडर्न वर्ड है इसको बांट लिया और कहते हैं ये कौन लिखा है, हु रोट दीज वर्ड्स अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में ये बात, ये शब्द, ये कमेंट किसने लिखा है जी, किसकी कही हुई टिप्पणी है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, बोथ। नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट। टी.एस. इलियट जी ये बात कहते हैं कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ड को बांट लिया और तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, याद रखना है, टी.एस. इलियट का कमेंट है। आगे देखिए, आपको एक बार फिर से लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं राज एंड पारुल लव्स ईच अदर, ईच अदर को अंडरलाइन कर दिया गया जी। कहते हैं अंडरलाइन वर्ड ईच अदर इज, अंडरलाइन जो ये वर्ड है ना, ये ईच अदर ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, क्या है? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होता है जब वाक्य का कर्ता और कर्म जी एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा राज किल्ड हिमसेल्फ, राज ने स्वयं को मार लिया, तो मारने वाला भी राज और जिसको मार दिया गया वो भी है राज, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं? थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये नहीं हो सकता, एम्फैटिक प्रोनाउन भी नहीं होगा, बेशक मैं नहीं बताऊंगा, आपको सीधे बताऊंगा। आंसर सी इज करेक्ट। आप पढ़िए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस का बैच है, ज्यादा बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। कहते हैं शेक्सपियर के नाटकों में मैकबेथ सबसे तेज होता है। शेक्सपियर के नाटकों में मैकबेथ सबसे तेज होता है और हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट, और मूवमेंट में हैमलेट सबसे स्लो होता है, हैमलेट सबसे स्लो और मैकबेथ सबसे तेज। ये बात, ये कमेंट शेक्सपियरियन प्लेज, शेक्सपियर के प्ले के बारे में जी कौन करता है बताइए आप? वॉल्टायर? नहीं भाई, वॉल्टायर ने तो सैवेज कहा था। ये बात याद रखनी, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सब पढ़ाया मैंने। शेक्सपियर के ऊपर कमेंट पर एक वीडियो पड़ी हुई है मेरी, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए जी, ठीक है ना। शेक्सपियर के ऊपर जितने भी क्रिटिकल कमेंट है उस पर लगभग 25 या ऐसे कुछ है, मैंने आप लोगों को बनाया है और कोडेड लैंग्वेज, कोडेड करके उसको पढ़ाया है, कोडेड फॉर्म में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आप लोग एक बार उस पर विजिट करिए और जरूर देखिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल और बहुत ही आपके लिए जी फायदेमंद साबित होगी। देखिए एक बार आप, शेक्सपियरियन क्रिटिकल कमेंट के नाम से वो वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, कहते हैं एस.टी. कॉलिंस, जॉर्ज ऑरवेल, वेन जॉनसन। तो डेफिनेटली ये कथन किसका है जी? बी, एस.टी. कॉलिंस ने ये बात कहा था कि मैकबेथ सबसे तेज है और हैमलेट सबसे धीमा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताइए इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसी तरह के जी प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले वर्ष के पेपर और प्रश्नों पे ध्यान दिया होगा, नजर डाली होगी, तो आपको समझ में आ सकता है पेपर में प्रश्नों का पैटर्न कुछ इसी तरह से दिखता है, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं राहुल बिलीव माई वर्ड्स, ये गलत है जी, करेक्ट सेंटेंस नहीं। गलत क्या है? यहां पे जी वोकैटिव केस में है। जब कोई नाउन वोकैटिव केस में होता है तो वहां पे हम पंक्चुएशन में कॉमा का प्रयोग करते हैं, यहां कॉमा नहीं है इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, राहुल बिलीव इन माई वर्ड्स, यहां तो सही हो गया, लेकिन बिलीव इन जो ये प्रीपोजिशन किया गया, प्रीपोजिशन जो इन यूज किया गया, बिलीव इन का मतलब होता है किसी चीज के अस्तित्व में विश्वास करना, वजूद में विश्वास करना, किसी चीज के एग्जिस्टेंस में विश्वास करना। जैसे मैंने कहा आई बिलीव इन गॉड, मैं मानता हूं ईश्वर होते हैं। आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट, मैं भूत में विश्वास नहीं करता हूं, मतलब मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता नहीं हूं भूत नहीं होते हैं, तो आई डू नॉट बिलीव इन द गोस्ट, मैं भूत में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। ओके, ये बात आपको समझनी है। तो यहां पे इन नहीं होना चाहिए। जब बिलीव का अर्थ विश्वास करना होगा तो वहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाएगा। यहां पे प्रीपोजिशन का फॉल्ट है, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, यहां गलत हो गया। यहां देखिए तीसरे में राहुल, यहां पे कॉमा लगा, बिलीव अपॉन माई वर्ड्स, नो प्रीपोजिशन, यहां अपॉन भी गलत है जी, इसलिए ये भी गलत हो गया। राहुल बिलीव माई वर्ड्स, यही जी कथन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। राहुल मेरी बात का विश्वास करो, ठीक है ना। ओके, तो बिलीव के साथ यहां कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा, शो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज आप समझिए और धीरे धीरे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। आई टीच हिम इंग्लिश, अंडरलाइन वर्ड इज इन। ओके, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं इंग्लिश। ओके, बताइए ये क्या है? तो अंडरलाइन वर्ड जो हिम है ये किस केस में है? आई टीच हिम इंग्लिश,
अंडरलाइन वर्ड इज इन जेनेटिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस, ये डेटिव केस में है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। ओके, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो नो डाउट जी क्या होता है, वो डेटिव केस होता है। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, समझिए डेटिव केस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। देखिए ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफी कुछ चीजें जी सीखने को मिलेगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा और बराबर आप लोग अभ्यास करते रहिए। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, चूज द मिसमैच्ड ऑप्शन, आपको मिसमैच्ड ऑप्शन चूज करना है। ठीक है ना, देखिए पजेसिव केस को ही हम लोग जेनेटिव केस कहते हैं, ये भी बात जी 100% की सही है। ठीक है ना, ओके। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ये भी बात जी एकदम सही है। ओके, और जो सब्जेक्टिव केस होता है उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ये भी बात जी एकदम सही है। लेकिन जो ये डेटिव केस लिखा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, ये बात गड़बड़ है। डेटिव केस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी तरह की क्लास, इसी तरह से मैंने जैसे आपसे कहा था जी कि आप लोगों के लिए लैंग्वेज और लिटरेचर के मिले जुले हुए सवाल प्रश्न आप लोगों के सामने लाए जाएंगे, और प्रश्नों के लेवल जी यूपी टीजीटी 2016 और 21 को ध्यान में रखते हुए एक स्तरीय जो है प्रश्न आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं लाए जाएंगे कि जिनका वास्ता टीजीटी पीजीटी के एग्जाम से ना हो, वो नेट और पीएचडी एंट्रेंस वाले क्वेश्चन भी नहीं लाए जाएंगे। ठीक है ना, जो प्रश्न बन चुके हैं, जिस स्तर के, जिस तरह के, जिस पैटर्न के प्रश्न अब तक बनते आए हैं, उन्हीं को जी अपग्रेडेड वर्जन में आप लोगों के लिए लाया जाएगा। अ रेड एंड ब्लैक काउ, अब बताइए ईटिंग ग्रेन। ओके, बताइए इसमें क्या हम लोग यहां फिल करें, आर, इज, हैव, वर, क्या होगा बताइए फटाफट, दिमाग लगाइए आप अपना। देखिए अ रेड एंड ब्लैक काउ, देखिए इसका मतलब हुआ रेड और ब्लैक जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब कि गाय दो नहीं है, गाय एक है, और एक ही गाय है और वही काली है और वही सफेद है। तो जब एक गाय है तो एक ही गाय ग्रेन को खा रही है, तो नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर दो गाय होती तो यहां भी जी ए लगा होता, अ रेड एंड ब्लैक, तब यहां पे जी हम लोग दो गाय हो जाती, तब यहां आपको आर लिखना होता। अगर हम आर लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा, है भी प्लूरल है भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह के प्रश्न जी अक्सर देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है ना, अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 19 को भी अटेम्प्ट कीजिए, बताइए फटाफट, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं माई मीन्स, अब मीन्स का दो मतलब होता है, एक मीन्स का मतलब आय होता है और एक मीन्स का मतलब जी साधन भी होता है। ठीक है ना, जब आई के रूप में मीन्स का प्रयोग किया जाएगा तो अपने साथ जी वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। ठीक है ना, यह सब बात पढ़ाया लिखाया जा चुका है आपको। तो नो डाउट माई मीन्स इज लिमिटेड नहीं होगा, वाज लिमिटेड नहीं होगा, हैड यहां पे सेंस ही नहीं बनेगा, तो माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरी आय जो है वो सीमित है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये प्रश्न जी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अ लवर्स कंप्लेंट इज अ लवर्स कंप्लेंट इज अ नैरेटिव पोयम पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियरियन सॉनेट्स। जो अ लवर्स कंप्लेंट है, यह शेक्सपियर की जब सॉनेट प्रकाशित हुई थी उसमें एक अपेंडिक्स के रूप में उसी के साथ अ लवर्स कंप्लेंट भी प्रकाशित हुई थी इन 1609, 1609 में। यहां से भी सीखिए किसने प्रकाशित किया था शेक्सपियरियन सॉनेट को, थॉमस थॉर्प ने, बताया जा चुका है, इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना, सीखते रहिए। और कहते हैं इट्स राइम स्कीम इज, जब अ लवर्स कंप्लेंट को शेक्सपियरियन सॉनेट्स के अपेंडिक्स यानी उसी के साथ में इसको पब्लिश किया गया था, और पब्लिशर कौन थे, थॉमस थॉर्प महोदय थे, और कब प्रकाशित किया गया था, 1609 में। कितनी चीज आपको सीखने और दोहराने को मिल रहा है। कब प्रकाशित हुआ था शेक्सपियरियन सॉनेट, 1609 में, बहुत बार पूछा गया है। कौन प्रकाशित किया, थॉमस थॉर्प ने प्रकाशित किया।
और अ लवर्स कंप्लेंट एक नैरेटिव पोएम है जो उसी के साथ उसी समय प्रकाशित की गई थी, लेकिन आपको इसका राइमिंग स्कीम बताना है जी। ओके, राइम स्कीम क्या है? ABBA ABBA ये नहीं है जी, ये तो पेट्रार्कन सोनेट का है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ओके, ये नहीं हो सकता। AB CD CD EF EF GG ये भी नहीं हो सकता। CD ये भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली राइम स्कीम है, याद रखिएगा AB BC ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस सेशन है, ये जो सेशन है यहीं पे जी समाप्त होता है, ठीक है ना। इसी तरह की क्लास, इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।